मैं इस सवाल को डॉक्टर अजय आलोक, इस सवाल को मैं अब अजय उपाध्याय जी से पूछता हूं। अजय उपाध्याय भाई, एक बार को आप ईवीएम किनारे रखिए, एक बार को, क्या आपको लगता नहीं है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है, जो बीजेपी की सबसे मजबूत पिच है, और लाड़की बहनी योजना जहां डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसा गया है, ये जो है इसका तोड़ आप नहीं निकाल पाए, और जो सज्जाद नोमानी, उलेमा काउंसिल के लेटर, ये सब जो चीजें आई, ये और आपके खिलाफ चली गई। क्या आपको लगता है ये? गौरव भाई, यदि धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ और ये नैरेटिव चला है तो इनके तो खुद ही सहयोगी अजीत पवार को उतना सीट कैसे आ सकता है, जो इस सारे नैरेटिव के विरोध में थे खड़े। अजीत पवार तो इनके ही आदमी थे, पंकजा मुंडे इन्हीं के आदमी थे, अशोक चौहान ठीक है हमारे यहां से गए, पर बाकी तो पुराने लोग थे इनके, उनका नैरेटिव क्यों नहीं चल पाया? पहली बात। दूसरी बात है, कह रहे संविधान की दुकान बंद हो गई। संविधान की दुकान इस देश में कभी कोई नहीं बंद कर सकता। ये जो बोलने वाले हैं और जो सोच है, इसी सोच के विरुद्ध में हमारी लड़ाई है। आपके फर्जी संविधान की दुकान। हम अंग्रेजों से भी लड़े थे और आने वाले भविष्य में जो अंग्रेजियत की जो मानसिकता है उससे भी लड़ेंगे। आप अंग्रेजों के मानसिकता से लोग, नेहरू भाई बाहर देखिए, आइए बाहर आइए आप इससे। नेहरू पे पिक्चर चल रही है, देखिए जरा, इंडिपेंडेंस स्टोरी। पिट्ठू थे आप अंग्रेजों है और संविधान जिंदा रहेगा। जहां तक बात आपने कही झारखंड में, संविधान तो रहेगा ही, उसी संविधान के तहत आप साफ हो रहे हैं। झारखंड में भी ये जीतते, लैंडस्लाइड विक्ट्री इनकी झारखंड में होती, वहां वो नैरेटिव क्यों नहीं इनका चल पाया? इसका मतलब लेकिन ये पचता नहीं है। अजय भाई, मैं फिर से कहूंगा, अजय भाई ये अजय उपाध्याय ये पचता नहीं है। अगर इनको ईवीएम में ही खेल करना होता तो आपको वहां पर कितना 41 है ना बहुमत, 45 पे लाके रोक देते। अगर इनके हाथ में होता 57 तक ले गए। मैसेजिंग है ना भाई कि आदिवासी बहुल इलाके में, आदिवासी बहुल राज्य में बीजेपी का हाल बुरा हो गया। ये इतने बुरी मैसेजिंग क्यों करवाते खुद के लिए? बेवकूफ है क्या? देखिए गौरव भाई, झारखंड में जब आपने क्लियर कर दिया था कि वहां नेचुरल इलेक्शन होगा, वहां कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, तो जनता का वोट आया और जनता ने वोट दिया। जनता ने जो वोट दिया वो स्पष्ट है। महाराष्ट्र में इनको पता था कि वहां इनका खेल बिगड़ चुका है, इनके आपस में ही सहयोगी लड़ रहे हैं, एक दूसरे की काट मार में लगे हुए हैं, बांटेंगे काटेंगे बाद में इनको लग गया, इसलिए इन्होंने। मेरे पास समय कम है, मैं समीर चौगावकर जी का एक रिएक्शन लूंगा। ओके समीर चौगावकर, बड़े मित्र है गौतम अडानी। नहीं ठीक है, उस पर डिबेट फिर कभी करेंगे। अभी आज वो दिन नहीं है। समीर चौगावकर, मुझे ये बताइए, महाराष्ट्र के इस मैंडेट का आने वाले दिल्ली इलेक्शन या जो आने वाले समय में क्या मैसेज होगा महाराष्ट्र, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं? देखिए, मिलता है इतना बड़ा और इतना ऐतिहासिक जो जनादेश महाराष्ट्र के अंदर मिला है, इसका असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी होने वाला है। इसका असर उसके बाद बिहार के चुनाव में भी होगा, और उसका असर उसके बाद 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भी होगा। और यह तय है कि 2029 का मैंडेट अभी से तय हो चुका है कि 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चौथी बार केंद्र में सरकार बनाएगी, तय हो चुका है। विपक्ष पूरा। अच्छा, मुझे जल्दी से एक सवाल बता दीजिए। मेरे पास बीजेपी के प्रवक्ता थे, लेकिन मैंने पूछा नहीं, क्योंकि सुबह से कई सारे प्रवक्ताओं से सवाल पूछ चुके हैं, रिपीटेटिव लगता। आप बताइए, सीएम कौन बनेगा? क्या देवेंद्र फडणवीस के चांसेस हैं? देखिए, निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। 130 सीटों आने के बाद भी क्या भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी? जब एकनाथ शिंदे को बनाया गया था तब परिस्थितियां अलग थी। ठीक है, ओके। 130 सीटों आने पर देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय है। प्रदेश के सबसे बड़े समीर चौगावकर जी ने कह दिया देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय है। सर बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा, ये रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया।